हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम थिंकर देखने की सीरीज में हैं। तो इससे पहले हम दुर्खीम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो आज हम रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में देखेंगे। तो पहले थोड़ी सी उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। मर्टन का जन्म 1910 में दक्षिणी फिलाडेल्फिया के एक निम्न मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। ये तो उनके जन्म स्थान थे। उन्होंने समाजशास्त्र अध्ययन अर्थात किससे प्रभावित होकर समाजशास्त्र अध्ययन किया, तो जॉर्ज सिम्पसन से प्रभावित होकर उन्होंने समाजशास्त्र में रुचि ली और उनके ऊपर टालगट पार्सन और पितृम सरोकिन जैसे प्रख्यात समाजशास्त्रियों का काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। तो आगे उन्होंने विज्ञान का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ साइंस के अंतर्गत मर्टन की समाजशास्त्री लेखनी एक महत्वपूर्ण विषय प्रतीत होती है, जिसने आगे चलकर एक नया उपागम प्रदान किया, एक विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण दिया जिसके सहारे वे प्रकार की अवधारणा में सामाजिक प्रक्रिया को अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित प्रकारों। तो प्रकार की चर्चा तो काफ़ी लोगों ने किया था, लेकिन उन्होंने प्रकारवाद के एक नए आयाम को जन्म दिया, जिसे हम अप्रकार अर्थात जो समाज के क्रियाओं के लिए अप्रत्याशित या अपेक्षित अर्थात जरूरी नहीं थे, ऐसे प्रकारों की चर्चा देखने या समझने में सफल हुए अर्थात चर्चा किया। सामाजिक क्रिया में ऐसे अप्रत्याशित अनपेक्षित प्रकारों को उन्होंने वैज्ञानिक पदावली शब्द प्रदान करते हुए प्रच्छन्न प्रकार की संज्ञा दी है। मर्टन के प्रमुख योगदान। मर्टन ने मध्य सीमा सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी दी। प्रकारवाद की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन से संबंधित है। प्रकारवाद के विश्लेषण में उनका विशेष योगदान था। इसके अलावा उन्होंने संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, विसंगत की अवधारणा, भूमिका सिद्धांत, शिक्षा का समाजशास्त्र और अनुरूपता एवं विचलन जैसे विषयों पर चर्चा की है अर्थात थ्योरियाँ प्रदान की है। तो पहला मध्य अभिसीमा सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी का विचार उन्होंने दिया कहाँ से, तो इससे पहले समाज में व्याप्त दो प्रकार के सिद्धांत या पाए जाते थे, एक बृहत सिद्धांत, एक सूक्ष्म सिद्धांत। तो बृहत सिद्धांत बहुत ही बृहत क्षेत्र का अध्ययन करता था, जबकि सूक्ष्म सिद्धांत सूक्ष्म क्षेत्रों का अध्ययन था जिसे सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। तो मर्टन ने कहा कि हम ऐसे सिद्धांत की व्याख्या करेंगे जिससे बृहद न तो वह बहुत बृहद हो और न ही बहुत वह निम्न या सूक्ष्म हो। तब उन्होंने बीच का रास्ता अपनाते हुए मध्य अभिसीमा सिद्धांत पर बल दिया। तो एक समाजशास्त्री सम्मेलन से हमारा प्रमुख कार्य आज ऐसे विशिष्ट सिद्धांतों का विकास करना है। मर्टन के अनुसार, मर्टन कहते हैं हम एक समाजशास्त्री सम्मेलन से हमारा एक ऐसे विकास है जो आंकड़ों की मध्य सीमा पर बल दिया था तथा लागू किया। इन पंक्तियों के माध्यम से मर्टन ने प्रगतिशील एवं व्यापक समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा सिद्धांत की आवश्यकता पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा समाजशास्त्र को समझने के लिए एक ऐसे सिद्धांत की जरूरत है जो कि न तो बहुत व्यापक हो न ही सूक्ष्म हो और जो कि समाजशास्त्र को अच्छे से अध्ययन करे। तो उन्होंने कहा समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों को आवश्यक, प्रासंगिक और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक सिद्ध होने का प्रयास करते हैं। मध्य सीमा सिद्धांत को वो पार्सन तथा सरोकिन के सिद्धांतों को समाजशास्त्री कम दर्शन शास्त्र की दर्शन शास्त्रीय पद्धति अर्थात दार्शनिक ज्यादा मानते थे। मर्टन कहते हैं पार्सन और सरोकिन के जो सिद्धांत हैं वह समाजशास्त्री कम दिखाई देते हैं, बल्कि उसमें दर्शन शास्त्र के गुण अर्थात पद्धति की अधिकता देखी जाती है। उनके विचारों में सामाजिक जगत एवं सामाजिक जगत से जुड़ी प्रक्रियाओं, संरचनाओं, घटनाओं आदि का और उनके यथासंभव अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, समझना एवं विश्लेषित किया जाना चाहिए। मर्टन का विचार था कि समाज जगत या सामाजिक जगत से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं, संरचनाओं, घटनाओं को उसके वास्तविक स्वरूप में ही देखा जाना चाहिए, जिससे हम यथावत सही निष्कर्ष पे पहुंच सकें। इसे स्पष्ट करते हुए मर्टन लिखते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत तर्क वाक्यों के समुच्चय के तार्किक अंतर संबंधों की एक व्यवस्था है। मर्टन कहते हैं समाजशास्त्र सिद्धांत अर्थात तर्क वाक्य से संबंधित एक समुच्चय अर्थात नियमों का गुच्छा के रूप में है, जो एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जिससे तथ्यागत समानताएं और उन पर आधारित निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार मध्य अभिसीमा सिद्धांत क्रमशः एक अधिक सामान्य सिद्धांत में क्रमबद्ध हो जाएगा। यह एक अव्यवस्थित अनुभववाद एवं पार्सन्स के क्रिया के समान सिद्धांत जैसे बृहद अथवा सर्वसमावेशी सिद्धांतों के बीच के अंतर को भरेगा। वे कहते हैं कि सूक्ष्म सिद्धांत और बृहद सिद्धांत के बीच जो खाई
आ गई है उसे मध्य अभिसीमा सिद्धांत पाटने का कार्य करेगा, अर्थात समन्वय दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा, एक पुल के रूप में कार्य करेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस संदर्भ में यह सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन के सभी अवलोकित समानताओं की व्याख्या करेगा। मर्टन कहते हैं मध्य अभिसीमा सिद्धांत सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन के सभी अवलोकित समानताओं के आधार पर उनकी व्याख्या करेगा। मध्य अभिसीमा की औपचारिक परिभाषा देते हुए मर्टन ने लिखा है कि मध्य अभिसीमा सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जो दैनिक अनुसंधान में पर्याप्त संख्या में प्रकट होने वाली लघु परंतु आवश्यक कार्यवाही उपकल्पनाओं तथा सभी अवलोकित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में सक्षम एक एवं एकीकृत सिद्धांत के विकास हेतु किए जाने वाले सर्वसमावेशी प्रयासों के बीच अवस्थित है या स्थित है। तो मर्टन ने कहा, परिभाषित करते हुए बताया कि यह आवश्यक कार्यवाही की उपकल्पनाओं अर्थात समानताओं की उपकल्पना है जिससे हम सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन जैसे तथ्यों की व्याख्या विशिष्ट अच्छे रूप में कर सकते हैं। उन्होंने कहा तथ्य, तर्कवा के तार्किक नियमों की व्याख्या, उसके बाद सिद्धांत के अंतर्गत हम मध्य सीमा सिद्धांत के नियमों को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा तथ्यों का अध्ययन तार्किक नियमों की व्याख्या के अनुसार अध्ययन करके नए सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए और उस सिद्धांत को उन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत के अंतर्गत रखा है। तो मध्य अभिसीमा सिद्धांत की उनकी कुछ आलोचनाएं की गई। उसके प्रमुख पॉइंट इस प्रकार है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत बृहत सिद्धांतों के सामान्यीकृत रूप में अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक एवं अनुपयोगी मानता है जो तर्कसंगत नहीं है। तो मध्य अभिसीमा सिद्धांत जो बृहत सिद्धांत है उनको सामान्यीकृत से अवैज्ञानिक एवं अनुपयोगी मानता है। उन्होंने कहा कि मध्य सीमा सिद्धांत यह मानता है जो कि बृहत सिद्धांतों को अतार्किक मानता है या तर्कसंगत नहीं मानता है। दूसरा पॉइंट है बृहत सिद्धांतों की भांति मर्टन ने मध्य अभिसीमा के सिद्धांत के माध्यम से लघु सिद्धांतों तथा सैद्धांतिक अवधारणाओं को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में नकारते हैं। तीसरा है मध्य अभिसीमा एक उपागम के तौर पर समाजशास्त्र की व्यापक परिदृश्य को संकुचित करता है और साथ ही यह इसकी विकासशीलता को अवरुद्ध करता है क्योंकि यह मध्य अभिसीमा के इतर कुछ भी देखना स्वीकार नहीं करता है। तो मध्य अभिसीमा सिद्धांत के तौर समाजशास्त्र की व्यापकता को छोटा कर देता है जिसकी समाजशास्त्र के अध्ययन में बाधा अर्थात विकास के अध्ययन में बाधा पहुंचती है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। मर्टन के प्रकारवादी विश्लेषण। मर्टन के पूर्ववर्ती प्रकारवादी विश्लेषण मूलतः सावयवी सादृश्य वाले समाजशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित थे। सावयवी सादृश्य यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को हम देख सकते हैं। जैसा हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी प्रकारवादी सिद्धांत उन्होंने बताया कि जिस तरह शरीर के अंग अपना कार्य करते हैं उसी प्रकार समाज शरीर के अंगों के समान है, उसी प्रकार समाज में व्याप्त संस्थाएं, व्यक्ति, नियम, कानून जो हैं मिलकर कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा इससे पहले के सभी सिद्धांत सावयवी सिद्धांतों पर आधारित थे जिनकी मौलिक प्रस्थापना यह थी कि मानव समाज एक संगठित एवं आत्मसुरक्षित सामाजिक व्यवस्था है जो कि विरोधी परिवेश एवं विघटनकारी परिस्थितियों में भी अपने विभिन्न परस्पर अंतर्निर्भर एवं अंतर संबंधित अंगों के प्रकार्यात्मक योगदानों से स्वतः ही संतुलन एवं समंजनकारी व्यवस्था पुनर्प्राप्ति कर लेती है। तो सावयवी सिद्धांत वालों की मानना क्या था कि मानव समाज एक संगठित एवं आत्मसुरक्षित अपने से ही सुरक्षित है जो कि उसमें अंतर्निर्भरता, विघटनकारी तथ्यों का निष्पादन व अपने अंतर्निर्भरता एवं अंतर संबंधित अंगों के योगदानों से स्वतः ही संतुलन या सामंजस्य बैठा लेगा। परंतु मर्टन ने प्रकारवाद के इस विश्लेषण पद्धति के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को अस्वीकार कर दिया है। तो मर्टन ने सावयवी सदृश्यता के प्रकारवादी विश्लेषण को कुछ पॉइंटों को अस्वीकार करके आगे व्याख्या करते हैं। मर्टन के प्रकारवाद का विश्लेषण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, समाज की प्रकार्यात्मक एकता। मर्टन के अनुसार सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में प्रत्येक अंग अथवा उपांग समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान रूप से प्रकार्यात्मक अथवा प्रकार्यात्मक हो ही यह आवश्यक नहीं। मर्टन कहते हैं कि सभी अंग समाज के लिए प्रकार्यात्मक हो यह जरूरी नहीं है। कुछ अंग अप्रकार्यात्मक अर्थात समाज को मर्टन कहते हैं कि जैसे राम के लिए कोई समाज की अंग उसके लिए प्रकार्यात्मक है तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह अप्रकार्यात्मक हो। अर्थात उन्होंने कहा सभी व्यक्तियों अर्थात सभी संस्थाओं के लिए या समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए कोई भी सिद्धांत या
समाज में व्याप्त व्यवस्था प्रकार्यात्मक नहीं हो सकती, वह किसी न किसी अर्थात दूसरे व्यक्तियों के लिए अप्रकार्यात्मक भी हो सकती है। यही मर्टन कहते हैं। प्रकार्यवादी विश्लेषण के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक पक्षी दृष्टिकोण के स्थान पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मर्टन कहते हैं कि जैसा कि सावयवी सिद्धांतों प्रकार्यवादी मानते हैं कि समाज में व्याप्त सभी सिद्धांत या अंग प्रकार्यात्मक है मानते हैं, उसके नकारात्मक पक्षों की बात सावयवी सिद्धांत अर्थात पीछे के सभी समाजशास्त्री नहीं करते हैं। तो मर्टन इस बात पर जोर देते हैं कि समाजशास्त्र के एक पक्षीय दृष्टिकोण को न अपना करके दो पक्षीय दृष्टिकोण अर्थात सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष दोनों की बात किया जाना चाहिए। तथा उन्होंने कहा कि संरचना एवं व्यवस्था के संदर्भ में उनके स्थान पर उपयोगिता, नकारात्मक, प्रासंगिकता, विकल्प इत्यादि सभी वस्तुओं के अपरिहार्य रूप से चर्चा की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संरचना एवं व्यवस्था के संदर्भ और उनके स्थान की उपयोगिता एवं नकारात्मक दोनों को समान रूप से जरूरी रूप से चर्चा की जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने सार्वभौमिक प्रकार्यवादी यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की मान्यता रही है कि समाज में विद्यमान सभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक इकाइयां तथा अंग प्रक्रियाएं इत्यादि निश्चित तौर पर प्रकार्यात्मक और केवल प्रकार्यात्मक होती हैं। यह सार्वभौमिक प्रकार्यवादियों की मान्यता है। लेकिन मर्टन ने इस मान्यता का प्रतिकार अर्थात खंडन करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिन संस्थाओं का निर्माण सामाजिक व्यवस्था की कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषण हेतु होता है, आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संदर्भों में, इकाइयों में, अंगों में, परिस्थितियों आदि के संदर्भ में वह सही हो। तो इसे उदाहरण के तौर में देख लेते हैं कि जैसे कि दहेज प्रथा पे कानून तो बना और वह समाज के लिए प्रकार्यात्मक भी हुआ, लेकिन कुछ लोग उसे सार्वभौमिक प्रकार्यवादी उसको केवल प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे कि दहेज प्रथा पे जो नियम कानून बने हैं उससे दहेज प्रथा पर रोक लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मामलों में देखा गया है कि दहेज प्रथा के नियमों का गलत फायदा उठाया जाता है और उससे झूठे आरोपों में भी लगाया जाता है। तो यह उस समाज के लिए दुष्प्रकार्यात्मक अर्थात नकारात्मक रूप से कार्य करेगा कि उसे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आवश्यक रूप से प्रकार्यात्मक हो या नकारात्मक, दुष्प्रकारात्मक, अनपेक्षित या अप्रत्यक्ष कार्य हो सकते हैं। तो यह हमने उदाहरण के तौर पर बताया कि जरूरी नहीं कि सकारात्मक पक्ष हो, किसी भी नियम कानून या का उसका नकारात्मक भी पक्ष हो सकता है। कि जैसा कि आज के समय में देखा जा सकता है कि कई लोग दहेज प्रथा नियम का गलत फायदा उठाकर झूठे केसों में फंसा देते हैं। अगला, प्रकार्यों की अपरिहार्यता अर्थात प्रकार्यों की जरूरत, आवश्यकता, आवश्यक। प्रकार्यों की अपरिहार्यता से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान किसी इकाई, अंग अथवा प्रतिमान इकाई की सामाजिक व्यवस्था आधारभूत आवश्यकताओं की अनिवार्य पूर्ति से है। तो प्रकार्यों की अपरिहार्यता तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान किसी अंग एवं प्रतिमान है जो कि सामाजिक व्यवस्था के लिए आधारभूत या जरूरी होते हैं। तो मर्टन इस बात को नकारते हैं। मर्टन कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि संदर्भित इकाई सामाजिक व्यवस्था के कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति करती ही हो, यह जरूरी नहीं है। मर्टन ने कहा कि वही बात बार बार कहते हैं। मर्टन कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि वह इकाई सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी हो, इससे अलग वह प्रकार्यात्मक या अप्रकार्यात्मक भी हो सकता है, जो कि एक अर्थ में प्रकार्यों की अपरिहार्यता का विरोधाभास है। तो मर्टन कहते हैं कि कोई नियम कानून या कोई भी प्रकार या इकाई सामाजिक व्यवस्था के केवल प्रकार्यात्मक पक्षों की बात नहीं करता है, उसके अप्रकार्यात्मक या अप्रकार्यात्मक भी उसका कार्य जरूर होता है। एक अर्थ में यह उसका प्रकार्यवाद की अपरिहार्यता अर्थात आवश्यकता के विरोधाभास प्राप्त होता है। इसे आगे उन्होंने कहता है प्रकार्यवाद को परिष्कृत एवं विकसित करने हेतु मर्टन ने 11 सूत्री प्रकार्यवादी विकल्पों की एक विश्लेषणकारी व्यवस्था प्रस्तुत की है। तो वह इस प्रकार है। पहला, वे कहते हैं प्रकार्यवादी विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम किसी स्थापित सामाजिक अथवा सांस्कृतिक इकाई का चयन जिसके प्रकार्यों का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित हो। वे कहते हैं सर्वप्रथम ऐसे इकाइयों का चयन करना चाहिए जो उनके प्रकार्यों का हमें अध्ययन करना है। इसके बाद प्रकार्यवादी विश्लेषण में सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित व्यक्तियों के विषयनिष्ठ भावों अर्थात प्रेरणाओं एवं उद्देश्यों
के संदर्भ को सम्मिलित होते हैं, जो प्रवृत्ति, विश्वास एवं व्यवहार आदि को वस्तुनिष्ठ परिणामों में सर्वथा भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिए जिनमें वस्तुनिष्ठ परिणामों में सर्वथा भिन्न होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उनके भाव प्रेरणा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जिससे सही निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। यहाँ व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में अंतर समझ लेते हैं। व्यक्तिनिष्ठ जो कि किसी के पक्ष में ना हो, और व्यक्तिनिष्ठ ऐसे को कहेंगे अगर हम किसी के भाव मोह प्रेम में आकर उसके पक्ष में कोई निष्कर्ष निकालते हैं, इसे व्यक्तिनिष्ठ कहेंगे। और वस्तुनिष्ठ किसी भी के भाव या मोह के दबाव में आए बिना निष्पक्ष अर्थात बिना किसी पक्ष के लिए ही निष्कर्ष को निकालना वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। पहले में यह विद्यमान भ्रांतियों को समाप्त करने हेतु मर्टन ने प्रकार की पुनर्परिभाषित करते हुए इसमें संबंधित विभिन्न उप अवधारणाएं प्रस्तुत की है। तो पहले के प्रकारवादियों केवल प्रकार्यात्मक पक्ष को देखते थे। उस अवधारणाओं को झुठलाते हुए मर्टन ने इस प्रकार की उप अवधारणाओं की चर्चा की है। पहला प्रकार, उन्होंने कहा फंक्शन, किसी व्यवस्था में उसके अंग अथवा इकाई द्वारा व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थीकरण के क्रम में किए गए योगदान को प्रकार के रूप में जानते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है दुष्प्रकार, डिसफंक्शन, किसी व्यवस्था में किसी अंग अथवा इकाई द्वारा व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थीकरण के कम करने वाले तथ्य को अवलोकित प्रयास को ही दुष्कर्म की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने कहा है दुष्प्रकार उसे कहेंगे जो कि सामाजिक व्यवस्था को सामंजस्य से बैठाने के अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूलता को कम करता हो या प्रतिकूल हो अर्थात विरोध करता हो, उसे उन्होंने दुष्प्रकार कहा है। तीसरा, उन्होंने नॉन फंक्शन की बात की है, किसी व्यवस्था में किसी अंग अथवा इकाई के व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थीकरण के संदर्भ में अप्रासंगिक निरपेक्ष रह जाने वाले प्रयास को प्रकार को न प्रकार कहते हैं, अर्थात जो न तो सामाजिक व्यवस्था के सामंजस्य में कोई योगदान दे रहा हो, न तो असामंजस्य में अर्थात उसका विरोधाभास कर रहा हो, उसे नॉन प्रकार या नॉन फंक्शन जो कि अपने स्थान पे स्थिर है, ऐसे इकाई को हम नॉन फंक्शन कहेंगे। अगला उन्होंने बताया मैनिफेस्ट फंक्शन, किसी व्यवस्था में प्रकट किसी व्यवस्था में उसके किसी अंग अथवा इकाई प्रकट प्रकार जो प्रकार व्यवस्था के योगदान के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हो। उन्होंने प्रकट प्रकार उससे कहा कि जो किसी सामाजिक व्यवस्था में कोई इकाई प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, उसे हम प्रकट प्रकार कहेंगे, अर्थात प्रत्यक्ष प्रकार के रूप में भी जान सकते हैं। उनके योगदानों और परिणामों से पहले अनुमानित अथवा सुनिश्चित रहते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष होंगे, जो कि दिखाई है कि ऐसा कार्य करने पे ऐसा परिणाम प्राप्त होगा, उसे हम प्रत्यक्ष प्रकार कहेंगे। अगला उन्होंने अप्रकट प्रकार की अर्थात लेटेंट फंक्शन की बात की है, किसी व्यवस्था में उनके किसी अंग अथवा इकाई के प्रकारों के उस प्रकार के प्रकार जो व्यवस्था में योगदान के संदर्भ में सुनिश्चित और अनुमानित नहीं होते हैं, वरन अप्रत्याशित रूप से प्रच्छन्न रूप से उभर कर आते हैं, उन्हें अप्रकट प्रकार कहते हैं। मर्टन कहते हैं कि कुछ ऐसे इकाई या तथ्य होते हैं जो तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह समाज को व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसे उन्होंने लेटेंट फंक्शन की बात कही है। इसे अप्रत्यक्ष प्रकार के रूप में भी जान सकते हैं या प्रच्छन्न प्रकार के रूप में भी जानते हैं। अगला उन्होंने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उन प्रकारों का पता लगाना एवं पुनर्परीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ व्यक्तियों समूहों के लिए प्रकार्यात्मक होने के साथ साथ उन व्यक्तियों एवं समूहों के लिए दुष्प्रकार्यात्मक भी हो सकते हैं। तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उन प्रकारों का पता लगाना जो परीक्षण एवं जिनका परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करना आवश्यक है, जो कुछ व्यक्तियों अथवा समूह के लिए प्रकार्यात्मक हो सकते हैं और कुछ व्यक्तियों एवं समूह के लिए दुष्प्रकार्यात्मक हो सकते हैं। अगला उन्होंने कहा है कि उत्तरजीविता की दशाओं एवं जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का भी पुनर्परीक्षण किया जाना चाहिए, अर्थात करना आवश्यक है, क्योंकि इस संदर्भ में वैश्विक बनाम विशिष्ट इत्यादि जैसी प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ साथ इनकी वैधता को स्थापित करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना चाहिए। मर्टन कहते हैं कि उत्तरजीविता की दशाओं एवं जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का पुनर्परीक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि उत्तरजीविता की दशाओं की बात जैसा करते हैं तो सभी जगह एक जैविक जैसे दशाएं नहीं पाई जा सकती, अर्थात सभी विश्व और विशिष्ट व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकता। अगला वो कहते हैं प्रकार्यात्मक विश्लेषण के क्रम में उन सामाजिक तरीकों की पहचान किया जाना चाहिए, विश्लेषण करने की आवश्यक है जिनके माध्यम से प्रकारों की पूर्ति अथवा आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।
अगला 7वां पॉइंट बताते हैं वे कि प्रकार्यों में बाधित हो जाने अथवा किसी सांस्कृतिक मद के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में उन संभावित विकल्पों की पहचान आवश्यक है जो प्रकार्यात्मक विकल्पों, स्थापनों अथवा पूर्व के प्रकारों तथा सांस्कृतिक मदों के अनुरूप संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में योगदान हो करें। तो मर्टन कहते हैं कि उन प्रकारों को भी पहचान किया जाना चाहिए जो प्रकार्य को बाधित करते हैं, अर्थात निष्क्रिय हो जाने के बाद उनका स्थान लेकर सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन में अपना योगदान प्रदान करते हैं। अगला उन्होंने बताया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों की अंतर्निर्भरता के साथ साथ उन तत्वों को सीमित प्रकारों की पहचान करना भी आवश्यक है जो व्यवस्था में प्रदत्त प्रकारों की पूर्ति करते हैं। तो प्रकार्यात्मक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों को अंतर्निर्भरता के साथ साथ उन तत्वों को सीमित प्रकारों की पहचान करना आवश्यक है जो व्यवस्था को प्रदत्त अर्थात प्राप्त रूप से प्रकारों की पूर्ति करते हैं, अर्थात अपने आप प्रकारों की पूर्ति करते हैं, न कि उन्हें के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसे तत्वों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए जिन्हें किसी प्रकार से अर्जित अर्थात बनाया नहीं जाता है परंतु वह अपने आप से ही प्रकारों की पूर्ति करते हैं। अगला उन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था के संदर्भ में तनावजन्य दुष्प्रकारों तथा उनके संदर्भ में होने वाले परिवर्तन एवं गतिशीलता मूलक प्रक्रियाओं की पहचान, उनका विश्लेषण भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण के उपागम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन एवं व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो दुष्प्रकार, उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन ऐसे आएगा कि जब समाज में दुष्प्रकार्य अर्थात के होने वाले परिवर्तन, दुष्प्रकार्यों के कारण होने वाले परिवर्तन के मूल प्रक्रियाओं की भी पहचान की जानी चाहिए। तो अगला उन्होंने बताया प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में समाजशास्त्रिक कार्यविधियों तथा प्रयोगात्मक आधारित तर्कों की सहायता से विभिन्न प्रकार्यात्मक मान्यताओं एवं प्रस्तावों की वैधता के निश्चित किया जाना समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में समाजशास्त्री कार्यविधियों को प्रयोग आधारित तर्कों की सहायता से अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे उनकी वैधता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मर्टन कहते हैं ऐसे तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जिनको कार्यविधि और प्रयोगों अर्थात तर्क पर आधारित करके वैध करके निष्कर्ष को प्राप्त किया जाना चाहिए। अगला बात उन्होंने प्रभावोत्पादक एवं निरपेक्षता की द्विदृष्टिकोण से प्रकार्यात्मक विश्लेषण में वैचारिकी की भूमिका की पहचान करना आवश्यक है क्योंकि यह संभव है कि इस दिशा में कार्य कर रहे विचारकों एवं समाजशास्त्रियों के विशेष का कम अथवा अधिक प्रभाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में विश्लेषण की विषयनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ का स्तर भी निर्धारित किया जाना चाहिए। तो उपर्युक्त सूत्रों के आधार पर मर्टन ने प्रकारवादी विश्लेषण को अधिक तार्किक एवं वैज्ञानिक आयाम प्रदान किया है। उन्होंने कहा किसी भी तथ्य के अध्ययन के लिए उसके ऐसे तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग एवं वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सके, अर्थात प्रयोग विश्लेषण का वस्तुनिष्ठ से किया जाना चाहिए ताकि निष्कर्ष अच्छे प्राप्त हों, वैज्ञानिक प्राप्त हों, तार्किक प्राप्त हों। तो मर्टन अपने प्रकारवादी विश्लेषण से अधिक तार्किक प्रकारवाद को अधिक तार्किक एवं वैज्ञानिक आयाम प्रदान किया है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।